Hey 11th class political science students, welcome back to our channel. Today we are going to do fourth part of the chapter executive. And from today basically we are going to discuss executive specifically related to India. It means we are going to discuss Indian context from today's class. Okay, so before starting this, let us check your progress. That have you understood it properly? Whatever we have discussed till now. Okay, so Neha, what is she saying? It's really very simple. A country having a president has a presidential executive, and with a prime minister has parliament executive. How would you explain to Neha that this is not always the case? क्या आप नेहा को सेटिस्फाई कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो कि ऐसा सिस्टम नहीं होता है कि जहां पर प्रेसिडेंट है तो वहां पे प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव है, जहां पे प्राइम मिनिस्टर तो पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव है. इज इट सो? बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसा सिस्टम नहीं होता है कि जहां पे प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा. इन आवर कंट्री वी आर हैविंग ना, आपको यही तो एक्सप्लेन करना है ना, आपको एक्सप्लेन क्या करना है कि ऐसा नहीं होता है. सो हाउ विल यू एक्सप्लेन? जहां पर प्रेसिडेंट है जरूरी तो नहीं कि वहां पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो. इंडिया इज द एग्जाम्पल, बट इन इंडिया वी आर हैविंग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट? इन श्रीलंका देयर इज प्रेसिडेंट, है ना, एंड देयर इज प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो, बट वहां पे सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, राइट? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पे प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट, बोथ होता है, राइट? ये आपने श्रीलंकन कंटेक्स्ट में पढ़ा, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, बोथ इज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. बट वहां पे प्राइम मिनिस्टर का भी कंट्रीब्यूशन होता है, प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो देयर. लेकिन जब आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हो, वहां पे आप मान सकते हो कि वहां पे प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी होती ही नहीं है, प्राइम मिनिस्टर्स होते ही नहीं है. गॉट इट? Okay, so hope you are able to understand the question and you are able to give answers also. Okay, so now let us start today's class. That is parliamentary executive in India. Okay, अब आप इंडिया के बारे में स्टडी करोगे कि हमारी कंट्री का सिस्टम बेसिकली है क्या. So when the Constitution of India was written, India already had some experience of running the parliamentary system under the acts of 1919 and 1935. अब देखो, इंडिया जो है उसके ऊपर जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है ना, दैट इज ऑफ ब्रिटिश, यू कैन से ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश रूल. क्यों ये ऐसा सिस्टम, क्यों? क्योंकि ऐसा सिस्टम इसलिए है, ऐसा सिस्टम क्यों है? क्योंकि हमारी कंट्री के ऊपर 200 इयर्स तक ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था. और जब ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था तो इट मीन्स व्हाट विल हैपन? इट मीन्स हमारी कंट्री ने जो सिस्टम कहीं ना कहीं अडॉप्ट किए, दे आर द सिस्टम ओनली विच वर ऑलरेडी यूज्ड बाय द ब्रिटिशर्स. ऐसा क्यों हुआ? देखो, हमारी कंट्री के लोगों को मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस था, राइट? तो हमारे यहाँ जब ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल किया, सो वी हैव अडॉप्टेड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम देयर पॉलिटिकल सिस्टम ओनली. तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो 1919 और 1935 के एक्ट से हम लोगों ने कहीं ना कहीं उसी से रन किए, right? So the experience had shown that in the parliamentary system, the executive can be effectively controlled by the representative of the people. और देखो, यही रीजन है कि हमारी कंट्री ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया. कौन सा सिस्टम? पार्लियामेंट्री सिस्टम, क्योंकि इसमें बेसिकली क्या होता है, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल होती है बाय द इलेक्टेड पीपल ऑफ द कंट्री, बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंट्री. हमारी कंट्री में इन द लास्ट क्लास ऑल्सो आई टोल्ड यू कि आपने पार्लियामेंट के जब सेशंस देखे होंगे, आपने क्या देखा होगा कि मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछते हैं पार्लियामेंट में, और उन मिनिस्टर्स को सेटिस्फैक्टरी आंसर्स भी देने होते हैं. अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं, सो दे कैन बी रिमूव फ्रॉम देयर अथॉरिटीज ऑल्सो. सो ये सिस्टम हमें क्या बताता है कि हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों अडॉप्ट की? क्या क्यों? क्योंकि हम चाह रहे थे कि हमारी जो कंट्री है उसमें हमारी एग्जीक्यूटिव ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाए और उसकी आंसरेबिलिटी, उसकी अकाउंटेबिलिटी को, उसको कंट्रोल करने के लिए हमने कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हमने इंट्रोड्यूस किया, हमने इंप्लीमेंट किया. ओके और देखो, द मेकर्स ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वांटेड टू इंश्योर दैट द गवर्नमेंट वुड बी सेंसिटिव टू पीपल एक्सपेक्टेशन एंड वुड बी रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल. हमारे मेकर्स क्या चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशन के, कि हमारी गवर्नमेंट ज्यादा सेंसिटिव हो लोगों की एक्सपेक्टेशन के रिगार्डिंग, राइट?
इसलिए देखो हमारी कंट्री में ज्यादा पावरफुल कौन है, लोकसभा ज्यादा पावरफुल है। क्यों? क्योंकि उसको डायरेक्टली इलेक्ट किया है लोगों ने, राइट। और हमने कहीं ना कहीं, ताकि लोगों की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हमारी गवर्नमेंट वर्क करे, इसीलिए हमने हमारी एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल भी बना दिया लेजिस्लेचर के लिए, राइट, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द सेंसिटिव एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल, है ना, एंड द गवर्नमेंट कैन बी अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो। The other alternative of to the parliamentary executive was the president form, was the presidential form of government. इसका एक अल्टरनेटिव क्या था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का? दैट वाज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि हम पार्लियामेंट्री सिस्टम के बजाय हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूज कर सकते थे, इंप्लीमेंट कर सकते थे, इंट्रोड्यूस कर सकते थे। बट जो उसका रीजन था वो हमने क्यों नहीं अडॉप्ट किया? अब देखो उसका रीजन समझो। बट द प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव पुट्स मच एम्फेसिस ऑन द प्रेसिडेंट एज द चीफ एग्जीक्यूटिव एंड एज सोर्स ऑफ ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स। अब देखो हमारी कंट्री में हमने क्या फील किया, यही फील किया कि अगर हम पावर्स को सेंट्रलाइज कर देंगे ना, हमने अगर पावर को एक पर्सन में कहीं ना कहीं सारी की सारी पावर को एक पर्सन के हाथों में दे दिया, सेंट्रलाइज कर दिया, तो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि जहां पर भी पावर का सेंट्रलाइजेशन होता है वहां कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप के चांसेस हो जाते हैं। And that's why we did not adopt presidential system of government, because if we have adopted this system, the president could be the source of all the executive powers of the country. तो प्रेसिडेंट क्या हो सकता था? हमारी सारी की सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स का सोर्स हो सकता था। देयर इज ऑलवेज द डेंजर ऑफ पर्सनैलिटी कल्ट इन प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव। और क्या हो सकता था कि पर्सनैलिटी कल्ट, यानी एक ही पर्सन का कहीं ना कहीं कंट्रोल जाए, पर्सनैलिटी कल्ट यानी उसकी पर्सनैलिटी से पूरी की पूरी कंट्री कहीं ना कहीं चल रही होगी, और उसकी ही जो पर्सनैलिटी होगी दैट विल बी अफेक्टिंग ऑल ऑफ द सिस्टम, ऑल ऑफ द प्रोसीजर्स ऑफ द कंट्री, राइट। इसीलिए द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वांटेड अ गवर्नमेंट दैट वुड हैव अ स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव ब्रांच, बट द सेम टाइम इनफ सेफगार्ड शुड बी देयर टू चेक अगेंस्ट द पर्सनैलिटी कट। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स को क्या पता था कि हमें एक ऐसी एग्जीक्यूटिव बनानी है जो स्ट्रॉन्ग तो हो। इट मीन्स ऐसा नहीं कि हमारी एग्जीक्यूटिव दैट इज वीक, ऐसा सिस्टम बनाना था कि हमारी एग्जीक्यूटिव स्ट्रॉन्ग तो हो, बट इवन देन क्या होना चाहिए, उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, राइट। और वो रेस्ट्रिक्शन क्यों होने चाहिए? सो दैट वी कैन पुट सम काइंड ऑफ चेक्स ओवर इट्स पावर्स, और ताकि हम क्या कर सके, पर्सनैलिटी कल्ट को रोक सके। गॉट इट? So in the parliamentary form, there are many mechanisms that ensure that the executive will be answerable to and controlled by the legislature of or people's representative. अब देखो क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बहुत सारी मैकेनिज्म है जो क्या इंश्योर करती हैं कि हमारी कंट्री की एग्जीक्यूटिव ज्यादा आंसरेबल होगी, राइट, एंड कंट्रोल्ड बाय द लेजिस्लेचर और पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। और उसको कंट्रोल कौन करेगा? जो हमारी कंट्री की लेजिस्लेचर होगी और जो लोगों की रिप्रेजेंटेटिव होगी, राइट। So the constitution adopted the parliamentary system of executive for the governments both at the national and state level. इसलिए हमने क्या सिस्टम अडॉप्ट किया? पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया। अब देखो समझो, आगे लिखा हुआ बोथ ऑफ द लेवल, नेशनल एंड स्टेट लेवल्स। अब इसका क्या मतलब हुआ कि नेशनल लेवल पे भी आपकी दो एग्जीक्यूटिव मिलेंगी, दैट इज प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर। एंड इन द सेम कंटेक्स्ट जब आप स्टेट लेवल की बात करते हो, देयर ऑल्सो यू विल बी गेटिंग टू टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव। वहां पे भी कौन से आपको मिलेंगे? रियल और नॉमिनल। जो एक चीज बड़े अच्छे से माइंड में फिट कर लेना कि जो पोजीशन सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट की होगी वो सेम पोजीशन स्टेट लेवल पे गवर्नर की होती है। इट मींस सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट के पास सिर्फ नाम की पावर्स होंगी और स्टेट लेवल पे गवर्नर के पास नाम की पावर्स होंगी। सेंट्रल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करता है और स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होगा। गॉट इट? इट मींस क्या समझ आया आप लोगों को कि जो हमारी कंट्री है उसमें बोथ ऑफ द लेवल्स ऑन सेंट्रल आल्सो एंड इन स्टेट लेवल आल्सो वी आर हैविंग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दोनों में आपको दो एग्जीक्यूटिव मिलेंगे, रियल एंड नॉमिनल। Hope it's clear to all of you till here. So according to this system, there is a president who is the formal head of the state and the prime minister and the council of minister which run the government at the national level.
अब देखो यही आप लोगों ने स्टार्टिंग से रीड किया है जब आप बात करते हो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। तो आपने क्या कंटेक्स्ट स्टडी किया, आपने स्टडी किया कि वहां पे क्या होता है, प्रेसिडेंट होगा सिर्फ नाम का। देखो यही आपने स्टडी किया ना कि प्राइम मिनिस्टर इज द फॉर्मल हेड। फॉर्मली तो क्या होता है, सारी की सारी पावर्स उसके पास होती है। आपने पढ़ा था सेरेमोनियल हेड, फॉर्मल हेड। कई बार यूज होगा प्रेसिडेंट के लिए रबर स्टैंप, यानी कि फॉर्मल हेड होगा जिसके पास अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारी पावर्स होंगी। बट इन एक्चुअल द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये क्या करते हैं, रन दी गवर्नमेंट एंड दी नेशनल लेवल, ये पावर्स को एक्चुअल में यूटिलाइज करते हैं। स्टेट लेवल पे क्या होता है, एट द स्टेट लेवल द एग्जीक्यूटिव कंप्राइजेस द गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो देखो सेम पोजीशन जो आपकी सेंट्रल लेवल पे है, सेम पोजीशन आपकी होगी स्टेट लेवल पे। सेंट्रल लेवल पे आपका प्रेसिडेंट होता है, स्टेट लेवल पे वही आपका गवर्नर हो गया। सेंट्रल लेवल पे यू विल बी हैविंग प्राइम मिनिस्टर, ऑन स्टेट लेवल यू विल बी हैविंग चीफ मिनिस्टर। सेंट्रल लेवल पे भी देयर विल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और जो आपका स्टेट गवर्नमेंट होगी वहां पर भी होती है आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो इन बोथ ऑफ द लेवल्स वी आर हैविंग दैट टाइप ऑफ गवर्नमेंट बेसिकली। गॉट इट? सो होप नाउ इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू. So the Constitution of India vests the executive powers of the Union formally in the President. Again देखो हर बार वर्ड यूज हो रहा है या तो फॉर्मली या फिर सेरेमोनियल या फिर नॉमिनल। तीनों की मीनिंग आपको सेम याद रखने हैं कि सिर्फ नाम की पावर्स हैं। सो इन आवर कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या दिया है, एग्जीक्यूटिव पावर्स किसके अंदर है, इन द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। बट इन रियलिटी क्या होता है, द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज दीज पावर्स थ्रू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन क्या होता है एक्चुअल में पावर्स कौन यूज करता है, प्राइम मिनिस्टर। किसकी हेल्प से, विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। हमारी कंट्री में देखो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, बट अलोंग विद पार्लियामेंट्री सिस्टम वी आर रिपब्लिक ऑल्सो। अब देखो रिपब्लिक क्या पढ़ा था, आर यू एबल टू रिकॉल? रिपब्लिक सिस्टम क्या था, जब हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट है वो क्या होता है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, राइट? क्योंकि देखो हमने क्या पढ़ा था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मोनार्क भी हो सकता है जो हेरिडिटरी पोजीशन पे वर्क करता है, उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर भी हो सकता है, सॉरी उसके अलावा प्रेसिडेंट भी हो सकता है। तो इस हम क्या स्टडी करते हैं कि जब जो हमारी कंट्री का हेड ऑफ द स्टेट है अगर वो मोनार्क है, अगर वो हेरिडिटरी पोजीशन है, तो आप उसको क्या कंसीडर करोगे, दैट इज नॉट अ रिपब्लिक स्टेट। बट इंडिया में क्या है, हेड ऑफ द स्टेट इज ऑल्सो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। इसलिए आप इंडिया को क्या बोलोगे कि इन इंडिया वी आर हैविंग पार्लियामेंट्री सिस्टम, डेमोक्रेसी ऑल्सो, एंड इंडिया इज रिपब्लिक एज वेल। रिपब्लिक क्यों, क्योंकि जो हमारी कंट्री का हेड ऑफ द स्टेट है, प्रेसिडेंट है, उसका इलेक्शन होता है। ब्रिटेन की तरह हमने उसको मोनार्क नहीं बना रखा है, हेरिडिटरी पोजीशन नहीं बना रखा, उसके लिए भी इलेक्शन है हमारी कंट्री में। समझ आया? तो आफ्टर एवरी 5 years वी आर हैविंग इलेक्शन फॉर द प्रेसिडेंट ऑल्सो, बट देयर इज नॉट डायरेक्ट इलेक्शन बाय द पीपल फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। अब देखो ये डिफरेंस किससे आप लोगों ने श्रीलंकन कंटेक्स्ट पढ़ा, सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ा, राइट? तो ये क्या है, डिफरेंस है किसके किसके बीच में, हमारे और श्रीलंका के बीच में। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, बट पीपल डू नॉट गिव देयर वोट डायरेक्टली इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राइट? इन लास्ट क्लास ऑल्सो आई टोल्ड यू कि आपने पेरेंट्स को कभी नहीं सुना होगा ये बोलते हुए कि हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करने जा रहे हैं। ऑल्दो इंडिया इज डेमोक्रेसी, ऑल्दो वी आर रिपब्लिक, बट इवन देन क्या नहीं है हमारी कंट्री में, इवन देन प्रेसिडेंट का डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, राइट? बट इन श्रीलंका क्या होता है, जहां पर सेमी प्रेसिडेंशियल था वहां पे प्रेसिडेंट को भी पीपल डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। हमारी कंट्री में क्या है, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली। हमारी कंट्री का सिस्टम कैसा है कि प्रेसिडेंट को इनडायरेक्टली इलेक्ट करेंगे पीपल। This means that the president is elected not by the ordinary citizen but by the elected MLAs and MPs. अब कौन इलेक्ट करेगा प्रेसिडेंट को, हमारी कंट्री में कॉमन पीपल वोट नहीं करेंगे, बल्कि जिनको आपने इलेक्ट कर दिया, किसको इलेक्ट कर दिया, एमएलएज और एमपीज को, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वोट करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। समझ आया? इट मीन्स देखो अगर आप इंडियन प्रोसीजर समझते हो, इंडियन कंटेक्स्ट में क्या है, वी आर हैविंग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बेसिकली आपने क्या पढ़ा कि आपको 2 एग्जीक्यूटिव्स मिलेंगी, एक होगी आपकी रियल, एक होगी आपकी नॉमिनल।
है ना। जहां पर हेरिडिटरी पोजीशन है तो वहां पे आप क्या कंसिडर करोगे कि वो रिपब्लिक नहीं है। लेकिन जहां पे इलेक्शन होते हैं हेड ऑफ द स्टेट की पोस्ट के लिए भी, वहां पे क्या होगा आपका, वहां पे होता है आपका रिपब्लिक सिस्टम। इंडिया इज अ रिपब्लिक स्टेट, राइट। बट हम सेमी प्रेसिडेंशियल से कैसे डिफरेंट है कि सेमी प्रेसिडेंशियल में श्रीलंकन कंटेक्स्ट में हमने क्या पढ़ा कि प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी पावर्स भी हैं। और वो पावर्स क्यों है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द सिटीजंस ऑफ द कंट्री। यही पढ़ा हमने श्रीलंकन कंटेक्स्ट में। बट हमारी कंट्री में क्या पढ़ा आप लोगों ने, हमारी कंट्री में सिस्टम डिफरेंट है। और हमारी कंट्री का सिस्टम डिफरेंट कैसे है, क्योंकि हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है ना। लोग वोट नहीं करते। कैसे इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का हमारी कंट्री में, हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट का इलेक्शन ऐसे होता है कि जिन लोगों को हम वोट करते हैं, जैसे हमने एमएलए और एमपी को वोट कर दी, तो एमएलए और एमपीज क्या करेंगे, दे विल कास्ट वोट इन द इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। इसलिए हमारे इलेक्शन को क्या बोला गया, प्रेसिडेंट के इलेक्शन को इनडायरेक्टली। समझ आया, क्लियर। अब देखो, दिस मीन्स दैट द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉट बाय द ऑर्डिनरी सिटीजंस बट द इलेक्टेड एमएलएज एंड एमपीज। इट मीन्स हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन को इनडायरेक्ट क्यों बोला गया, क्योंकि इसको डायरेक्टली ऑर्डिनरी सिटीजंस इलेक्ट नहीं करते, बल्कि जिनको आपने इलेक्ट कर लिया हमारी कंट्री में, वही प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे। अब आप लोगों को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी याद आ रही होगी, है ना। आपने पढ़ा था डेमोक्रेसी में कि क्या होगा, डेमोक्रेसी इज हैविंग टू टाइप्स, direct democracy and representative democracy. So basically India is having representative democracy, and just because of that we elect some representatives, and those representatives who are elected by the country, they are taking decisions on behalf of us, है ना। So in the elections of the president the same thing is happening. वो लोग क्या करते हैं, वो हमारे नाम पे वोट करते हैं, राइट। सो इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट वो लोग क्या करते हैं, कॉमन पीपल के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते वो वोट करेंगे इंडियन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। Got it? So this election take place in accordance with the principle of proportional representation with single transferable vote. अब देखो, इसीलिए हमने इस चैप्टर से पहले चैप्टर पढ़ा इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, है ना, जहां पर हमने बेसिकली टू सिस्टम बड़े डिटेल में डिस्कस किए। दैट वाज कौन कौन सा सिस्टम, एफपीटीपी सिस्टम, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, एंड सेकंड दैट इज प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेशन। और प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेशन में भी आपने 3 टाइप स्टडी किए, उसके 3 पार्ट स्टडी किए। कि एक तो क्या होता है, एक तो जब आप, एक क्या होता है कि लिस्ट सिस्टम होता है, कि जिसमें कैंडिडेट्स की लिस्ट डिक्लेयर हो जाती है, कि एक कंट्री अपने कैंडिडेट की लिस्ट डिक्लेयर कर देती है कि अगर हमारी इतनी वोट्स आई तो हमारे इतने कैंडिडेट्स, ये कैंडिडेट्स हैं हमारे, और जितनी हमें वोट्स मिलेंगी उसके अकॉर्डिंग हमारे मेंबर्स चले जाएंगे लेजिस्लेटिव असेंबली में या फिर हमारी कंट्री की पार्लियामेंट में। एक सिस्टम क्या होता है, पूरी की पूरी कंट्री को एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर देते हैं। उसमें क्या होता है कि जिस पार्टी को जितने वोट्स मिलेंगे वो उसके बाद अपने मेंबर्स को वहां पे क्या कर देंगे, उसके अकॉर्डिंग उनको सीट्स मिल जाएंगी। वो सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, राइट, जिसमें एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए कोई भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ दैट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। और एक थर्ड सिस्टम हम लोगों ने स्टडी किया था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये क्या था कि जिसमें आपको विनिंग के लिए, आपको विनर बनने के लिए एक कंप्लीट मेजोरिटी चाहिए, और उसके लिए कोटा हम लोगों ने पढ़ा था, राइट, यानी मोर देन हाफ। और जब तक वो एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव को, पर्टिकुलर पार्टी को नहीं मिलेगा, तो तब तक आप उस पर्टिकुलर सिटीजन को, उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को आप विनर डिक्लेयर नहीं करोगे, है ना। यही सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा था। तो इंडियन प्रेसिडेंट का इलेक्शन इसी प्रोसीजर से होता है हमारी कंट्री में, दैट इज सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। और ये किसका एग्जाम्पल है, प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेशन का। हमने क्या पढ़ा था, इंडिया में 3 ऐसी चीजें हैं, 3 ऐसी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जो हमारे राज्यसभा के मेंबर्स हैं, दे आर इलेक्टेड बाय द प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेशन, राइट। अब उसके अलावा आई होप नाउ यू आर एबल टू कनेक्टेड विद चैप्टर 3rd, दैट वाज इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। Okay, so the president can be removed from office only by the parliament for following the procedure of impeachment. अब एक ये लीगल टर्म याद रखना कि जब भी प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाएगा, उस प्रोसेस के लिए भी एक स्पेसिफिक नेम है, उसको बोला जाता है इम्पीचमेंट। अगर आप सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिमूव करना चाहते हो, तो उसके लिए भी प्रोसीजर का नेम दैट इज इम्पीचमेंट,
राइट मतलब ये इम्पीचमेंट क्या है? इम्पीचमेंट प्रोसीजर बेसिकली इट्स द रिमूवल प्रोसेस ऑफ हायर अथॉरिटी फ्रॉम देयर पोजीशन। सो ये जो प्रोसीजर हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए यूज होती है वो होती है इम्पीचमेंट प्रोसेस, और ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 61 में मेंशन है। अब देखो इसमें क्या होता है, दिस प्रोसीजर रिक्वायर्स अ स्पेशल मेजोरिटी एज एक्सप्लेन इन द लास्ट चैप्टर। तो स्पेशल मेजोरिटी का क्या मतलब पढ़ा था आप लोगों ने कि जिस दिन वोटिंग होनी है उस वोटिंग के दिन आपके टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हाफ मेंबर तो प्रेजेंट होने चाहिए, तब वोटिंग होगी। और जितने लोगों ने वोट की है उसके 2/3 मेंबर उस पर्टिकुलर प्रोविजन के फेवर में वोट डालें, उसको आप बोलते हो स्पेशल मेजोरिटी। तो प्रेसिडेंट को कैसे रिमूव करोगे? प्रेसिडेंट को रिमूव करोगे, ये वर्क किसका होगा? बाय द पार्लियामेंट। प्रोसेस का नाम क्या है? इम्पीचमेंट प्रोसेस। कैसे रिमूव होगा प्रेसिडेंट? बाय द स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या है कि टोटल मेंबर्स के हाफ वोटिंग वाले डे प्रेजेंट हो और उसके 2/3 मेंबर उस पर्टिकुलर प्रोविजन, उस पर्टिकुलर जो आप लेके आए हो कॉन्स्टिट्यूशन जो हटाने के लिए, उस प्रोसेस को 2/3 मेंबर उसको सपोर्ट करें, तब प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाएगा, तब उस इम्पीचमेंट प्रोसेस को माना जाएगा यस नाउ इट इज एप्लीकेबल। ओके, एंड द ओनली ग्राउंड फॉर इम्पीचमेंट इज द वोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ऐसा नहीं कि जब मन किया पार्लियामेंट के लोगों ने इम्पीचमेंट प्रोसेस बोले कि हम तो इम्पीचमेंट लगा रहे हैं और प्रेसिडेंट को रिमूव कर रहे हैं, नो दैट्स नॉट देयर। प्रेसिडेंट को हटाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बेस है सिर्फ उसी बेस पे हटाया जाएगा। देखो लिखा है ओनली ग्राउंड, सिर्फ इसी बेस पे रिमूव किया जाएगा, दैट इज द वोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के वोल्यूशन के बेस पे उसको रिमूव किया जाएगा। सो आई होप आप लोगों को ये पूरा यहां तक कंटेक्स्ट समझ आया होगा। क्या समझ आया आपको? पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। Okay, if you are having any kind of doubts and query, you can ask your doubts in comment section. And in from next part, we will start कि हम प्रेसिडेंट को नॉमिनल हेड क्यों कंसीडर करते हैं, हेड ऑफ द स्टेट क्यों कंसीडर करते हैं, और वो कौन कौन सी पावर्स और फंक्शंस हैं, जो पोजीशन है जो हमारी कंट्री का प्रेसिडेंट एंजॉय करता है। So I hope till here everything is completely clear to all of you. If you are having any kind of doubts and query, you can ask your doubts in comment section. Okay. Powers and function of president we will start in next video. Till then keep learning, stay connected. Thank you. Thanks a lot.